अब आप इन तीनों कंसेप्ट का कोऑर्डिनेशन लेना बेटा। स्टोरी में बनाता जाऊंगा, आप जोड़ते जाना किस स्टेप पर आपको क्या सोचना है, इस चार्ट के हिसाब से बोलते जाना बेटा। ऑफिसर टैक्स एवेडर को एक पकड़ लेता है। ऑफिसर को मैंने बोला जी अब 2 कार्यवाही उसको करनी है। स्टेप्स आपके माइंड में सेट होते जाएं बेटा, चार्ट इकट्ठा यूज़ करना हमने। सबसे पहली कार्यवाही, चले जी, सबसे पहली स्टेज पर ऑफिसर क्रिमिनल में जाएगा या सिविल में जाएगा? सिविल में। स्टेप नंबर 1, उसने सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट करी। इनिशिएट करने के लिए बेटा उसने आपको सेक्शन 11A में शोकॉज नोटिस जो है वो भेज दिया। यू हैव रिसीव द शोकॉज नोटिस। सिविल प्रोसीडिंग का मन बनाया, उसने आपको शोकॉज नोटिस भेज दिया। शोकॉज नोटिस जब भेजेगा, अब शोकॉज नोटिस भेजने के साथ आपको वो एक बात उसमें लिख करके देगा। हमने समझा था बेटा, क्या बात? आपको वो इसमें कुछ समय लिख करके देगा कि इतना समय है, डिसाइड क्या चीज़, कि आपको सरेंडर करना है, नहीं आई बात समझ में, या आपको हमें मामले को हमारे एंड पर आपको हैंडल करवाना है। यू डिसाइड। अगर आपका सरेंडर का मन बने, चले बनाए स्टोरी, अगर आपको सरेंडर का मन करे तो फिर आप शोकॉज नोटिस रिसीव करने के बाद कहाँ आ जाओ? सेटलमेंट कमीशन। सिविल प्रोसीडिंग फर्स्ट स्टेप इनिशिएटिव। सेकंड आपके पास शोकॉज आ गया। शोकॉज में वो लिख करके बोलेगा, लेट्स सपोज आगे के 15 दिन 20 दिन या महीना वटेवर जो भी उसे ठीक लगे, आपके पास ये टाइम है, इसके अंदर आप डिसाइड कर लो कि आप सरेंडर करना चाहते हो तो सेटकॉम में चले जाओ, और अगर सरेंडर करना नहीं चाहते तो फिर हम अपना शोकॉज नोटिस को आगे एडजुडिकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। अब नाउ लेट्स सपोज एसआईसी का सरेंडर का मन बना तो बेटा वो सेटकॉम में आ गया। अच्छा, और हमने क्या बोला? सेटकॉम क्या सेटल करता है? केस। और केस का मतलब क्या है? अब ये डेफिनेशन पढ़ी आपने, केस का मतलब क्या है? आपके ऊपर ड्यूटी की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होनी चाहिए। क्या पेंडिंग है? यस। आप अगर सेटलमेंट कमीशन के पास जाओगे तो सेटलमेंट कमीशन क्या आपके इसके केस को एक्सेप्ट कर लेगा? यस। अच्छा, अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं मैं सरेंडर नहीं करूँगा, तो फिर आपने क्या किया होगा? कोशिश करो, आप स्टेप बनाओ। अगर आपने ये डिसाइड किया मैं सरेंडर नहीं करूँगा, तो फिर आप क्या करोगे बेटा? सेटलमेंट नहीं गए इसका मतलब बोलो ना। फिर क्या आप उसी ऑफिसर के पास रिप्रेजेंटेशंस के लिए जाओगे? यस। अच्छा, आप सेटकॉम नहीं गए, आपने कहा मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा, आपसे ही केस का निपटारा करूंगा। इन दैट सिचुएशन ऑफिसर बेटा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलेगा ठीक है आओ जो भी रिप्रेजेंटेशंस देनी है दो। बेटा उस केस में ऑफिसर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का क्या करेगा? क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है? यस। अच्छा, कब करेगा? इसे निपटाने के बाद, या साइड बाय साइड भी कर सकता है? साइड बाय साइड भी कर सकता है। अच्छा, और अगर वो कहे कि मैं केस निपटाने के बाद करूं, तो क्या वो ऐसा भी कर सकता है? यस। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस। अब थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि बेटा आप सेटकॉम नहीं गए, ऑफिसर ने कहा इसको लगता है प्रोसिक्यूशन से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो इसने अपना यहाँ क्रिमिनल कोर्ट में केस फाइल कर दिया। केस इसने फाइल कर दिया बेटा, यहाँ पर भी मान लीजिए केस स्टार्ट हो गया। आपने सेटलमेंट कमीशन में जाना डिसाइड नहीं किया था, तो आप इधर रिप्रेजेंटेशंस के लिए आए और उधर बेटा कोर्ट में केस फाइल है। दो बातें अब साइड बाय साइड चल रही है। इधर कौन सी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं? सिविल। और उधर साथ में कौन सी पड़ी है? क्रिमिनल। यहाँ तक आप विजुलाइज कर सकते हैं? यस। अब बेटा मान लीजिएगा इधर डिमांड ऑर्डर इस प्रोसीडिंग को सोचती है, आपने इसे समझाया, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा और अच्छा समझना। आपने इसे समझाया और बेटा लेट्स सपोज इसे समझ में आ गया और इसने डिमांड निकाली ही नहीं, कैसा हो सकता है? पहले विजुलाइज करो। यस। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इधर कह रहे हैं जी स्टार्ट नहीं होगी। मैंने क्या बोला? धीरे धीरे इसी को तो समझना है, ये चार्ट से आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं होगी, या वो तो हो चुकी बेटा। विजुलाइज करो, इससे आपको काफ़ी सारा कोऑर्डिनेशन आएगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या कोर्ट में आप डाल चुके हो? यस। अच्छा, अब इधर डिमांड आपने ड्रॉप कर दी, लाइकली इफेक्ट बोलो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में चल रही होगी, क्या वो भी ख़त्म होंगी? यस। उसका ऑब्वियस सा रीज़न सुनिएगा बेटा। अगर आप इसे यहाँ पर इस बात को लेकर के कन्विंस कर देते हो कि जी चोरी है ही नहीं
और वो डिमांड नहीं निकाल रहा, तो इसका मतलब बेटा कोर्ट में वो उसको चोर प्रूव कर पाएगा या कर ही नहीं पाएगा? कर बेटा, क्योंकि अगर यहाँ वो उसको नहीं कर पाया, नहीं समझे, तो कोर्ट में प्रूव कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। और इसका एट रिजल्ट बोलो, क्या कोर्ट से आप बाइज्जत क्या बरी होकर निकलोगे? यस। अच्छा, कंपाउंडिंग वंपाउंडिंग के कोई इशू आएंगे या आएंगे ही नहीं? आएंगे ही नहीं। एक चेन क्लियर हो गई पूरे माइंड में? यस। दूसरी सिचुएशन, आपने सेटलमेंट में जाना डिसाइड नहीं किया, आपने इसे रिप्रेजेंटेशंस दिया और बेटा इसने आपकी डिमांड निकाल करके दे दी कि आपने इतनी चोरी करी है, डिमांड निकाल दी। अच्छा, अब कोर्ट में क्या होगा? विजुलाइज करो फटाफट से, थोड़ा बोलते जाओ, कुछ अच्छा समझ आएगा। अब बेटा अगर उसने यहाँ डिमांड निकाले, इसका मतलब उसके पास होंगे ना अच्छे ग्राउंड्स, मतलब क्या वो ग्राउंड्स वो कोर्ट में भी देगा? बोलते जाओ बेटा, आपको जल्दी जल्दी समझ आएगा। यस, वो ग्राउंड्स क्या आप कोर्ट में भी देगा? यस। और क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की अब कोर्ट के एंड पर बाइज्जत बरी होकर निकलोगे या प्रोसिक्यूशन होने वाला है? प्रोसिक्यूशन होने वाला है। अच्छा, आप समझिएगा, अब उसने अगर आपके अगेंस्ट डिमांड निकाल दी बेटा, एक्स अमाउंट वट एवर, अच्छा कुछ उसके पास होगा, उसके बेसिस पर निकाली। अच्छा, डिमांड निकल गई, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग है, तो बेटा आप यहाँ हार गए। आपके मन में एक बात आनी चाहिए, मैं यहाँ हार गया, मैं कोर्ट से भी शायद बाइज्जत बरी ना हो पाऊँ, तो बेटा आप क्या करना? अबे चेन में बोलो, सब कुछ लिखा है, आप क्या करना फिर? क्या रास्ता है आपके पास? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कौन करेगा? कोर्ट। किससे करवाते हैं कंपाउंडिंग? बोलते जाओ, आपको ये तीनों चैप्टर इकट्ठे आपको सेट करा दूंगा। कौन कराएगा कंपाउंडिंग? कोर्ट से करवाते हो बेटा? नो, कंपाउंडिंग के लिए आपको डिपार्टमेंट से ही बात करनी पड़ेगी। और डिपार्टमेंट को जाकर के आप क्या बोलोगे? भाई साहब, मैं अपने केस को कंपाउंड कराने के लिए आया हूँ। अच्छा, और कंपाउंडिंग कैसे होगी? डिपार्टमेंट आपसे कुछ लेगा? क्या लेगा? क्या लेगा? कंपाउंडिंग फाइन। वो कहेगा ठीक है, कंपाउंडिंग फाइन पे कर दे, लेकिन मामला क्योंकि मैं कोर्ट में फाइल कर चुका हूँ, तो मुझे कोर्ट से भी, बेटा बोलते जाओ, सारे पॉइंट सेट होंगे इकट्ठे, कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज लाइकली? कोर्ट परमिशन दे देगा। क्या मामला खत्म हो जाएगा? यस। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? यस। नेक्स्ट स्टोरी, नोटिस आया था, आप सेटलमेंट में नहीं गए, यहाँ पर आए, इसने बेटा डिमांड निकाल के दे दी, लेट्स सपोज 60 करोड़ की डिमांड निकाल करके दे दी। अच्छा, कुछ अच्छा रहा होगा जिसके बेसिस पर डिमांड निकली। अच्छा, जब ये डिमांड निकली, इधर केस में कोर्ट में केस फाइल है, जब इधर डिमांड निकली तो क्लास मुझे बोलिएगा, क्या आपके पास डिमांड निकलने के बाद कुछ और आगे होता है? बोलते जाओ जरा जल्दी, कुछ अच्छा समझाऊंगा। क्या कुछ और आगे होता है? यस, अपील्स होती है ना भाई। आपको ये सारा चैप्टर सेट हो जाएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा साथ साथ। तो बेटा डिमांड आ गई, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, इसने शायद मेरी बात को नहीं सुना, मैं अपील्स में जाऊंगा। अपील का चैनल याद करो, सीसी अपील। ये थोड़ा मैं बुलवा रहा हूँ क्योंकि बाद में इकट्ठा यूज़ करना पड़ेगा बेटा एंड में आपको। तो सबसे पहले सीसी अपील, देयर आफ्टर सेस्टेट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, हमेशा ऐसे ही होता है? कभी कुछ चेंज होता है इसमें? बोलते जाओ, अच्छा समझाएगा। अच्छा, चेंज क्या होता है जरा एक बार बोल के चलना, मैं कुछ फिर अच्छा समझाऊंगा। सीसी अपील, सेस्टेट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यही होता है? यस। अच्छा, इसमें बेटा कई बार कुछ और भी होता है, मैं आपको जैसे बुलवाता हूँ, कोई बात नहीं, जरा आप बात समझते जाइएगा बेटा। ये शायद डायग्राम दिखाऊं तो आपको याद है, आपको शायद कुछ याद है बेटा। देखो, नॉर्मली हमारा क्या होता है? नॉर्मली यहाँ से सेस्टेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फिर कई बार ऐसा भी होता है यहाँ से सेस्टेट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। और कई बार बेटा ये भी आपको ध्यान रख रखा है, कई बार ऐसा भी होता है, क्या चीज़? सीसी अपील का ऑर्डर आया, उसके बाद बेटा आप अपील होती ही नहीं है, अगर आपको ये याद आ रहा है। याद है कुछ सिचुएशन में इधर आपको रिवीजन एप्लीकेशन जो है वो देनी होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, उसे आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। कुछ केसेस में आपको रिवीजन एप्लीकेशन जो है वो देनी होती है, और वो रिवीजन एप्लीकेशन जो होती है वो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यस बेटा, जो ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं ये अपील वाली होती है, बट हमारे पास एक साइज में ऐसा था, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ सीसी अपील के बाद आप आगे नहीं जाते, आपको यहीं पर ही जाना होता है। जरा लाइन ध्यान से बोलेंगे, मर्जी है यहाँ जाओ या यहाँ, या यहीं जाना है, यहीं। और बेटा ये वो मैटर्स होते हैं,
एक्सपोर्ट्स वाले, ये थोड़ा रट लेना बेटा बहुत अच्छे से, अगर आपने नहीं भी ध्यान दे रखे हो। एक्सपोर्ट दो तरीके से होते हैं, याद है? 19 और 18। एक्सपोर्ट वाले मैटर बेटा हमेशा यहाँ जाएंगे। इसके अलावा लॉस ऑफ गुड्स। अब पहले लॉस ऑफ गुड्स का एक्साइज में कोई कंसेप्ट आया था? कभी कभी कुछ आया हो तो याद कराओ जरा। लॉस ऑफ गुड्स का कभी एक्साइज में कोई कंसेप्ट पढ़ो? रेमिशन, ध्यान है ना आपको? यस। तो जैसे मैं विजुलाइज कराता हूँ, आपके गुड्स का लॉस हो गया, आग लग गई, तो आपने बेटा रेमिशन के लिए अप्लाई किया, विजुलाइज कर सकते हो? यस। उसने रेमिशन नहीं दिया, क्या आप एग्रीव्ड हैं? यस। आप एग्रीव्ड है, पहले कहाँ है? सीसी अपील। यहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं मिला। अब आप बेटा यहाँ नहीं जाएंगे आगे, प्लीज ध्यान रखिएगा, आप रिवीजन में आएंगे। ठीक है, इससे ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट बात है, ये अपील की भी पूरी सेट हो जाएंगी माइंड में। ठीक है। इसके अलावा एक मुद्दा और होता है सैंडविच क्रेडिट, बट ये इन्होंने अभी तक एप्लीकेबल नहीं कराया है। तो बेसिकली आप तीन ही मुद्दों को याद रखेंगे कि एक्सपोर्ट वाला मुद्दा और लॉस वाला मुद्दा, वो आपको फर्स्ट अपील के बाद रिवीजन एप्लीकेशन से जो है वो सेटल कराना होता है। और बेटा ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि जो मुद्दा इधर चला गया उसके बाद अपील नहीं है आगे, उसके बाद आगे अपील नहीं। बेटा जो मुद्दे यहाँ गए उसके बाद आगे अपील्स हैं, बट जो मुद्दे यहाँ गए उसके बाद आगे अपील नहीं है, ये फाइनल ऑर्डर है। अगर इधर कभी परेशान हो गए तो फिर वो रिट में ही बात करनी पड़ेगी। अपील का बेसिक चैप्टर बेटा आपका सिर्फ इतना ही है। ये वाली प्रोसीडिंग्स अपील प्रोसीडिंग्स बोली जाती है, और जो इधर चलती है 35EE में, ये आपकी रिवीजन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आपकी बोली जाती है। माइंड में इतनी बात सेट हो गई? और इसको वापस सेट करते हैं बेटा। ठीक है जी। आपके पास उन्होंने सिविल इनिशिएट करी, आपने बोला मैं सेटलमेंट में नहीं जा रहा, ठीक है जी मत जाओ। डिमांड ऑर्डर निकला 60 करोड़, उनके पास कुछ रहा होगा, बट आपने बोला नहीं मैं तो आगे अपील्स में जाऊंगा। अच्छा, और अगर चार्ट समझ आया तो बेटा सबसे पहले तो अपील ही है, फर्स्ट स्टेज पर अपील ही है। सेकंड स्टेज पर आपका रूट बदलता है क्या? या तो सेकंड स्टेज पर रिवीजन वाली चेन में चले जाओगे, नहीं आया समझ? फर्स्ट स्टेज पर तो यही चल रही है ना, या फिर आगे अपील्स वाली चेन में चले जाओगे। यहाँ तो क्लियर है? यस। अब बेटा मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर था, डिमांड निकाली और मैं बेटा आगे अपील में आ गया, और लेट्स सपोज सीसी अपील्स में मैं आकर के जीत गया। सीसी अपील में मैं आकर के जीत गया। सीसी अपील वाले ने माना कि नहीं यार ये चोरी वोरी का केस नहीं बनता, मैं अपील प्रोसीडिंग्स में केस को जीत गया हूँ। विजुलाइज करिएगा, डिपार्टमेंट, आप बोल सकते हो, बोलोगे बड़ी अच्छा समझोगे, डिपार्टमेंट आगे जाएगा और हो सकता है ना भी जाए। आप बोलोगे तो समझ आएगा बेटा। यस, डिपार्टमेंट कब आगे जाएगा? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मॉनिटरी लिमिटेशन साइड रखो, मैं ठीक है मैं उसको भी इनबिल्ट कराऊंगा, आपका पूरी लिंकिंग सेट होगी। मॉनिटरी, मान लो केस बेटा 60 करोड़ का है ना, वो देखो वो इधर से 35 RR बोल रहा था, मैं एक बात बोली जैसे आपको, इसीलिए वैसे वो इतनी सारी चीज़ें ध्यान नहीं रहेगी, बट अब बोलने से याद हो जाएगा सारा फ्लो। तो बेटा 60 करोड़ का केस है, तो मॉनिटरी लिमिटेशन का तो कोई इशू नहीं है, मतलब क्या डिपार्टमेंट आगे सस्टेट जा सकता है? यस, या तो सस्टेट या फिर वो रिवीजन प्रोसीडिंग्स में। कह रहे नहीं भाई यार कुछ भी बोलते हो तुम, इतना दिखा दिखा करके भी गलत है भाई। या तो वो सस्टेट के पास जाएगा या रिवीजन में, डिपेंडिंग अपॉन केस क्या है। रिवीजन में कौन से हैं? तीन तीन तीन, एक्सपोर्ट्स वाले, लॉस ऑफ गुड्स वाले, तो वो रिवीजन में जाएगा, नहीं तो सस्टेड। मैं आगे के डिस्कशन के लिए सिंपल रखूंगा, जब तक मैं ना बोलूं आप अपील्स ही बोलना, ठीक है, कि हम एक फ्लो पर अपना माइंड सेट कर ले। अच्छा, लेट्स सपोज डिपार्टमेंट जो है वो आगे चैलेंज में जाता है, तो आगे चैलेंज में वो तभी जाएगा बेटा जब उसके पास कुछ अच्छा हाथ में होगा, पक्की बात है ना? यस। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट आगे कुछ भी नहीं करता, अगर वो ये डिसीजन ले रहा है, तो वो डिसीजन ये तभी लेगा जब उसे क्या लगेगा, उसका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो लेट्स सपोज ये कहानी लो, केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपील में नहीं जाता। केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपील में नहीं जाता। क्या ये स्टोरी यहीं रुक गई? यस, कोर्ट में उधर केस है, ऐसे मत बोला करो, वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, आप
खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, अपने आप थोड़ी ना खत्म होगा। पर इस बात की पूरे क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, अब आपके पास वहां भी डेफिनेटली बोलने लायक कुछ भी नहीं होगा। उल्टा असेसी जो होगा ना, जो वो जीता है अपील में, कोर्ट को वो डिसीजन भी दिखाएगा, नहीं यस कि मैं जीत गया हूं देखो जी, यस। और फिर क्या चांसेस है इस बात के, कोर्ट क्या असेसी को बाइज्जत बरी कर देगी, यस। यहां तक भी पॉइंट क्लियर है, यस। अगली सिचुएशन, डिपार्टमेंट आगे अपील में गया। अगर वो अपील में गया तो इसका मतलब डेफिनेटली उसके हाथ में कुछ मैटर होगा। अच्छा, और अगर उसके हाथ में कुछ मैटर होगा तो बोलिएगा आप कोर्ट में जाकर के अभी क्या लगता है आप जीत के आ जाओगे या नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। और कोर्ट वाला क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि भाई साहब कोई बात नहीं, एक बार उधर कहानी निपट जाए। क्या लग रहा है बेटा, इधर अपील चलती रहेगी और इधर कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा? क्या लगता है, जनरली लगता है आपको ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा? नहीं, कोर्ट वाला क्या बोलेगा, उधर की स्टोरी निपट जाए, पता चल जाए कौन सही है कौन गलत है, हम फिर उसके हिसाब से अपना प्रोसिक्यूशन ऑर्डर जो होगा वो पास करेंगे। आई होप यू कैन विजुअलाइज, यस। अच्छा, और इधर सोच के देखो बेटा, मान लीजिए आप सेस्टेट पर भी आप जीत गए, सेस्टेट पर भी आप जीत गए, डिपार्टमेंट आगे, बोलते जाओ बेटा आगे जा सकता है, यस। तो बेटा मैं एंड तक पहुंचा देता हूं एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास, और आप बोलना सुप्रीम कोर्ट में भी आप जीत गए। अगर जीत गए तो ये तो प्रोसीडिंग आप जीत ही गए, और बोलो उधर कोर्ट में क्या लग रहा है, कोर्ट भी बाइज्जत बरी कर देगी, यस। पक्की बात है, यस। अब चेंज फील करिएगा बेटा, अब चेंज इसमें ऐसे फील करो, आप सीसी अपील में गए, आप जीत गए, सेस्टेट में आप गए, आप जीत गए, डिपार्टमेंट आगे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता था, बट लेट्स सपोज 35R की वजह से जा नहीं पाया। इस अमाउंट को इग्नोर कर दो, मतलब छोटा अमाउंट रहा होगा। अमाउंट याद है आपको, सेस्टेट 5 लाख और प्लस, हाई कोर्ट 10 लाख और प्लस, सुप्रीम कोर्ट 25 लाख और प्लस। थोड़ी देर के लिए मान लो 20 लाख का केस था, थोड़ी देर के लिए मान लो 20 लाख का केस था, तो यहाँ तो ठीक है आप गए जीत गए, यहाँ पर आप गए आप जीत गए। आप जीत गए तो आपको तो जाना ही नहीं, और डिपार्टमेंट आ गए जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ 35R। बेटा क्या ये प्रोसीडिंग खत्म हो गई, यस। और आपको मुझे बताइएगा उधर कोर्ट से भी आप बाइज्जत बरी होगे। देखो जरा सोच के देखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। क्या लग रहा है, कोर्ट भी आपको बाइज्जत बरी कर देगी, भाई जीत गया अगले तुम अपील में नहीं जा रहे, या ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट कोर्ट में क्या बोलेगा, भाई साहब मैं आगे जाना तो चाहता था पर जा नहीं पाया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट पर जाना चाहता था, डिपार्टमेंट में ध्यान रखिएगा, बट मैं जा नहीं पाया 35R की वजह से। अच्छा, वो 35R की वजह से ना जा पाने का मतलब मैं सिविल प्रोसीडिंग्स में तो क्या जीत गया हूँ? बोलो यस और नो, यस। कोर्ट में मुद्दा खत्म ही होगा या ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं है। आपके एग्ज़ाम का ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन है कि क्या सिविल प्रोसीडिंग में जीतने का मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी जीत लेना है? नहीं आई बात समझ में? सिविल प्रोसीडिंग्स में जीत लेने का मतलब क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी जीत लेना है, या ऐसा नहीं है? नहीं है। पॉइंट क्लियर बेटा? क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग्स में आपकी पोजीशन कुछ और चल रही है, जबकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में डेफिनेटली कोर्ट बोलेगी ठीक है वहाँ नहीं गए कोई बात नहीं, बट प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो आपका चलता रहेगा। एंड इज इट पॉसिबल कि क्या आपको कोर्ट फाइनली प्रोसिक्यूट कर दे? नॉट पॉसिबल, या कर दे, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। इनफैक्ट जो मैंने आपको बोला ना बेटा, वो एक पेज का वो जो सर्कुलर है जो ICI ने नहीं दिया, बट मैंने आपको बोला पढ़ लेना, उसमें CBC ने इस बात को हाईलाइट करके लिखा है कि सिविल प्रोसीडिंग जीत लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि असेसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी जीत जाएगा। एग्जाम्पल माइंड में ध्यान रह जाएगा बेटा, yes. वो उन्होंने क्लियर कट लिख करके दिया। क्यों बेटा, बहुत बार क्या होता है ना, ऑफिसर के भी मन में ऐसा आ जाता है यार सिविल में ही कुछ खंबा नहीं उखाड़ पाए तो हम क्रिमिनल में क्या कर लेंगे इसका, तो उन्होंने ध्यान में रखना, हो सकता है या खंबा ना उखड़ा हो पर वहाँ उखड़ सकता है। मेरी बात क्लियर है आपको? इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। मैंने सारा इकट्ठा कोऑर्डिनेशन इसीलिए दिया बेटा कि यहाँ बोल जाओगे एग्जाम तक आपको चांसेस पूरे हैं, याद भी रह जाएगा। बनाओ बेटा आगे सिचुएशंस, यस। अब बेटा लास्ट जो है, जो अब बेसिकली मैं अमेंडमेंट फोकस आपसे बात करना चाहता हूँ, बोल के करेंगे फिर से। तो बेटा टैक्स एवेडर पकड़ा गया, वही स्टेप सबसे पहले ऑफिसर को करानी है सिविल प्रोसीडिंग्स। सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए उन्होंने इसके पास भेज दिया शो कॉज,
लिख करके दिया जी, आप मन बना लो, आपको सेटलमेंट में जाना है तो सेटलमेंट का डिसाइड कर लो, वहाँ सरेंडर कर दो अपना, अदरवाइज जो है फिर आप डिमांड के लिए हमसे बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट के एंगल से। तो बेटा अब इसने मन बनाया सेटलमेंट का, ये आ गया बेटा सेटकॉम के पास, और हमने पढ़ा बेटा इसका ये सिचुएशन केस था, यस और नो? यस, क्योंकि शोकोस का मतलब क्या, प्रोसीडिंग्स, ड्यूटी वाली पेंडिंग है, यस। ये बेटा सेटकॉम के पास आ गया। अब जरा अगला विजुलाइजेशन लीजिएगा। अब सेटकॉम फोकस बात करनी है बेटा, ठीक है। अच्छा, जब इस एसएससी ने कहा होगा कि मैं सेटकॉम जा रहा हूँ, सुनिएगा, तो सेटकॉम अगर ये जाने का डिसीजन लेगा तो ये ऑफिसर को इंटीमेट कर दे, और आप उसकी इंपॉर्टेंस बोले क्यों, ताकि आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन में वो आदमी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का एक्शन ना ले। तो व्हेनेवर यू डिसाइड कि यू आर गोइंग टू द सेटलमेंट कमीशन, तो आप उसे साथ में उसे एक प्लेन लेटर पर इंटीमेट कर दे कि आई एम मूविंग टू द सेटलमेंट कमीशन, आप अकॉर्डिंगली क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट मत करिएगा। क्योंकि बेटा अगर आपने लेटर नहीं दिया ऐसा और उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी, तो मैंने अभी आपको समझाया सेटकॉम फिर आपको प्रोसिक्यूशन से बचा नहीं सकता। फ्लो क्लियर है बेटा? yes. तो यू गिव द लेटर, अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना ये आइडिया जो था बेटा वो ड्रॉप कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब बेटा आपका केस आ गया सेटकॉम के पास। छोटी सी बात बोलता हूँ बेटा, नोटिस ऑफिसर ने भेजा था, आप आ गए सेटकॉम। अब बेटा छोटी इंपॉर्टेंट अपने आप समझने वाली बात, अब इस केस को ऑफिसर हाथ लगाएगा या वो ख़त्म कर देगा? ख़त्म। वो क्या बोलेगा, अब जो भी डिसाइड करेगा वो सेटकॉम करेगा। सेटकॉम के चैप्टर में ये लिखा हुआ है, व्हेन यू अप्रोच द सेटलमेंट कमीशन एंड सेटलमेंट कमीशन एडमिट योर केस, तो उस दिन से ऑफिसर उस केस को हाथ नहीं लगाएगा। यू अप्रोच सेटलमेंट कमीशन एडमिट योर केस, तो जिस दिन उसने केस एडमिट कर लिया उस दिन ऑफिसर अब कोई पावर नहीं रखेगा। अच्छा, और आप समझिएगा, वैसे नॉर्मली अगर सेटकॉम ना होता तो क्या आप केस को एडजुडिकेट करते? अगर सेटकॉम पिक्चर में ना होता तो इस केस का एडजुडिकेशन क्या ऑफिसर करता? यस, बट इफ एसएससी हैज रीच्ड सेटकॉम, तो अब आप एडजुडिकेशन नहीं करेंगे, अब एडजुडिकेशन कौन करेगा? सेटकॉम। एंड सेटकॉम थ्रू अ पर्टिकुलर सेक्शन हैज बीन वेस्टेड विद ऑल द पावर्स जो कि अदरवाइज सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर के पास होती है। Am I clear? Yes. और इनफैक्ट अगर आपको समझ आता हो, एक ऑफिसर जिसने नोटिस इशू किया और उसे पता है कि अब ये मामला इधर है, अब वो हैंडल करेगा, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, ही विल ट्रांसफर इट टू द कॉल बुक। कल कुछ समझाया था यार, याद क्या करो, ही विल ट्रांसफर दिस केस टू द कॉल बुक। और बेटा उसने ये क्यों नहीं किया कि उसने ड्रॉप सब प्रोसीडिंग कैंसिल कर दियो? इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको याद आता है, धीरे धीरे सब जुड़ेगा। हाँ जी, आपको पता है कि सेटकॉम के पास अगर इसने सरेंडर किया और बिल्कुल ऑनेस्टली किया तो सेटकॉम केस हैंडल कर देगा, और अगर इसने वहाँ कॉपरेशन नहीं किया जल्दी जल्दी तो सेटकॉम क्या ये केस वापस भेजेगा। यस, तब कॉल बुक से फिर मैं इसे रिकॉल करके नॉर्मल एडजुडिकेट करूंगा। पॉइंट क्लियर है बेटा? यस। अच्छा, और उस केस में शायद आपको ये भी पता हो बेटा कि सेटकॉम के पास अगर केस जाएगा, आपने यहाँ बहुत कुछ बोला होगा सरेंडर करते टाइम कि हाँ जी ये किया था मैंने, मुझे माफ़ कर दो, और सेटकॉम अगर आपको सेटकॉम को लगा ये कॉपरेशन पूरा नहीं कर रहा, अभी भी कुछ झूठ ही बोल रहा है, ठीक है थोड़ा बताया लेकिन झूठ ही बोल रहा है, तो केस को ये वापस भेजेगा। और बेटा जितना आपने इसके सामने बोला होता है वो सारा याद आ रहा है आपको, इसको दे देगा और ये सारा उसे एडजुडिकेशन करते टाइम एज एन एविडेंस यूज़ कर लेगा। यहाँ तक याद है? यस। इसके पास पावर टू सेंड बैक द केस होती है। एक बार जरा मैं सेक्शन भी पढ़ा रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। पेज नंबर 43 पर, पेज नंबर 43 पर सेक्शन 32L, पावर टू सेंड अ केस बैक टू द सीईओ। मिल गया? ग्रीन पोर्शन में हाईलाइटेड लिखा हुआ बेटा। तो इट सेज वेयर द सेटलमेंट कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन that applicant has not cooperated with it in the proceedings before it, then it may send the case back to the CEO, who shall thereupon dispose of the case
in accordance with the provision of this act as if no settlement application has been made. And आगे बेटा, the CEO shall be entitled to use all the materials and other information produced by the assessee before settlement commission or the results of the inquiry held or evidence recorded by the settlement commission in the proceedings before it. यहाँ तक भी क्लियर है बेटा? Yes. एंड आगे बोलो बेटा, टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 11A shall be enhanced by the period. ये इम्प्लाइड आप समझ ही पा रहे हैं बेटा, जितना टाइम आपने वहाँ कंज्यूम किया सेटलमेंट के पास उतना टाइम पीरियड क्या ऑफिसर को एक्स्ट्रा मिलेगा? यस. अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो टाइम लिमिट होती है 11A की, ये होती किस लिए? शोकोज नोटिस के लिए. अच्छा शोकोज नोटिस भेजना है या भेज चुके? भेज चुके. फिर ये क्यों क्या रहा है वो समझना. आपने बेटा जब इसे शोकोज नोटिस भेजा, जैसे आज की डेट का एग्जांपल पकड़ते हैं, एक असेसी को आज ऑफिसर ने शोकोज नोटिस भेजा मार्च 2016 और बेटा चोरी का केस था, तो मतलब 2011. विजुलाइज कर सकते हैं? 11 से 16 का पीरियड कवर करते हुए इसने जो था बेटा इसको एक शोकोज नोटिस भेज दिया. जब इसको शोकोज नोटिस भेजा गया था, इसने डिसाइड किया सेटकॉम, इसने ऑफिसर को बताया, सेटकॉम के पास जब ये गया इसको इंटीमेट कर दिया, तो बेटा उस दिन के बाद से ऑफिसर ने आपकी फाइल्स को हाथ लगाया या बंद कर दिया? बंद कर दिया. सेटलमेंट कमीशन के पास आप 2 साल स्पेंड करके वापस आ गए, उसने वापस केस भेज दिया. बेटा ये जो 2 साल ये निकले 2018 तक, नहीं आई बात समझ में? आपके केस को कभी उसने हाथ लगाया या नहीं लगाया? नहीं लगाया. अब जब केस वापस आएगा तो बेटा वो 11-16 नहीं समझे, वो तो हैंडल करना ही है. और क्या ये 2 साल भी हैंडल करने हैं? यस. और वो क्या कह रहे हैं, इन 2 साल का चौकोज हो रखा है या होना है? होना है. टाइम लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन जो 2 साल वहां स्पेंड हुए वो कट गए या वो एक्स्ट्रा मिलेंगे? एक्स्ट्रा मिलेंगे. जैसे मैं आपको थ्योरेटिकली बोलता हूँ, 2 साल व्यतीत हुए 17 एंड 18. बेटा तो लेट्स सपोज 2017 को सोचो, 2017 का वैसे शोकोज कब तक हो सकता था? 2017 का फ्यूचर में शोकोज फ्यूचर में कब तक हो सकता था? 22 तक. लेकिन 2 साल तो सेटकॉम नहीं काट लिए, समझ आ गए? मतलब अब कब तक हो सकता है? 2024 तक. विजुलाइज कर सकते हैं इस चीज को भी? यस. अच्छा अब अगली बात समझिएगा बेटा जरा ध्यान से, स्पेशल बोलता हूं, अब जरा सुनना ध्यान से बेटा. अब कहानी में ऐसा हो रहा है, शोकोज नोटिस आया, मैंने लेकिन सेटकॉम के पास नहीं गया बेटा. सेटकॉम के पास नहीं गया मतलब मैंने सरेंडर का मूड नहीं बनाया. मैं गया बेटा यहाँ रिप्रेजेंटेशंस देने, उसने डिमांड ऑर्डर दिया. डिमांड ऑर्डर में मैं हार गया, मैंने अब मन बनाया सेटकॉम के पास आऊँ. क्या अब मैं आ सकता हूँ? नो, क्योंकि अब मेरी जो प्रोसीडिंग्स है वो केस नहीं है. क्योंकि केस का मतलब क्या था? पेंडिंग. अब मैं यहाँ पर नहीं आ सकता. पॉइंट क्लियर है? अच्छा उस केस में क्या होगा बेटा, अगर इसने डिमांड ऑर्डर दे दिया तो आपके पास क्या रास्ते, मुंह से बोलते जाओ जरा जल्दी. अपील्स. पक्की बात है? यस. और बेटा उस केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सेटकॉम कुछ कर सकता है या है ही नहीं पिक्चर में? नहीं. तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से अगर बचना हो, अरे यार सब बोला करो ना, तो फिर आपके पास अब सेटकॉम नहीं है तो सिर्फ रास्ता क्या है? कंपाउंडिंग. एंड प्लीज अप्रिशिएट, कंपाउंडिंग आपको प्रोसिक्यूशन से बचाता है लेकिन फ्री में नहीं, पैसे लेके. सेटकॉम कैसे बचाता है? फ्री में. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सेटकॉम जो इम्यूनिटी दे और कंपाउंडिंग से जो आप जेल जाने से बचे. पॉइंट क्लियर है? यस. अब बेटा कहानी में क्या हुआ, मैं आ गया सीसी अपील के पास. सुनना बेटा ध्यान से, मैं सेटकॉम नहीं गया था, ध्यान रखिएगा. मैं सीसी अपील के पास आ गया. फिर उसके बाद बेटा सीसी अपील में मैं केस हार गया. इसके बाद मैं आ गया सेस्टेट के पास. सेस्टेट में मैंने इसे काफ़ी कुछ अच्छे आर्गूमेंट्स दिए. सेस्टेट ने केस मेरे फेवर में डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला तुम कुछ अच्छी बात कह रहे हो, लगता है शायद ऑफिसर ने उसको सुना नहीं था. सेस्टेट ने केस को, आपने शायद सुना है ये, सेस्टेट ने केस को रिमांड बैक कर दिया. सेस्टेट ने केस को रिमांड बैक कर दिया और ऑफिसर को बोला तुमने शायद इसके ये आर्गूमेंट नहीं सुने थे, आई एम गिविंग यू डायरेक्शन, इस केस को एक बार इन आर्गूमेंट्स को सुन के फिर डिसाइड करके बताओ कि इसने क्या सही में गलत किया है. केस किसके पास वापस आ गया? सीईओ के पास.
क्या उसके पास प्रोसीडिंग पेंडिंग हो गई? क्या उसके पास प्रोसीडिंग्स पेंडिंग खड़ी हो गई? यस। अब मैंने जब उसके पास प्रोसीडिंग पेंडिंग आई, मैंने बोला भाई रुक, आई एम गोइंग सेटकॉम। इशू क्लियर है? यस। अच्छा, जा क्यों नहीं सकता वैसे? अब अभी हम क्या कह रहे थे बेटा, प्रोसीडिंग इसके एंड पर पेंडिंग हो तो क्या वो केस होता है? यस। लेकिन अब देखो उस केस की डेफिनेशन को आगे पढ़ो, आपको समझ आएगा कुछ जो वो लिखना चाह रहे हैं उनकी स्पिरिट क्या है। केस की डेफिनेशन को पढ़ना आगे। प्रोवाइडेड दैट बोल के पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझेंगे। वेयर एनी प्रोसीडिंग इज रेफर्ड बैक, रिमांड बैक, ठीक है जी। वेयर एनी प्रोसीडिंग इज रेफर्ड बैक। अच्छा, जो ये वर्ड्स है ना, इसी पर बात करता हूँ जो डिलीट हुए हैं। वेयर एनी प्रोसीडिंग इज रेफर्ड बैक इन एनी अपील और रिवीजन, बोलोगे तो समझ आएगा बेटा। इन अपील और रिवीजन एज द केस मे बी बाय अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी, बोल के तो चलो बेटा। हाँ जी, टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अ फ्रेश एडजुडिकेशन और डिसीजन एज द केस मे बी, देन सच प्रोसीडिंग shall not be deemed to be proceeding pending within the meaning of this clause। बेटा वैसे इस प्रोवाइडेड दैट को अगर हम छोड़ के बात करें तो क्या जब इसने केस वापस भेजा, केस इसके ऊपर दोबारा पेंडिंग हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगर ये प्रोवाइडेड दैट ना होता तो क्या ये सेटलमेंट के पास जा भी सकता था? यस। बट इन्होंने प्रोवाइडेड डेट से लिख करके क्लियर किया, भाई साहब वो इनिशियल पेंडिंग है, अगर इनिशियली पेंडिंग है तो डिसाइड करो। अगर एक बार आप इतनी चेन तक चले गए, आपने अपनी पूरी बहस यहाँ कर ली, तो हमें लगता नहीं आप सरेंडर के मूड वाले आदमी हो। तो चाहे ये केस वापस आया है, लेकिन इसको हम पेंडिंग प्रोसीडिंग की सेंस में ट्रीट नहीं करेंगे। दिस केस कैन नॉट बी सेटल्ड, दिस केस कैन नॉट बी सेटल्ड। पॉइंट क्लियर है? दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पर अमेंडमेंट होनी है, हमने जो बात करनी है। यस। अच्छा, और इन्होंने वर्ड में जो लिखा जरा एक बार बोलिएगा, प्रोवाइडेड दैट, एक बार फिर से बोलते हैं। वेयर एनी प्रोसीडिंग इज रेफर्ड बैक, रेफर्ड बैक का मतलब रिमांड बैक। आगे बोले बेटा, रिमांड बैक इन एनी अपील और रिवीजन। मुझे इसका डिफरेंस क्लियर करो, अपील और रिवीजन। बेटा आपके पास चेन क्या थी, मैं लिखूं एक बार? सीसी अपील, सेस्टेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इधर साथ में क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन। ये जिधर चल रहा था दिस वाज रिवीजन एंड दिस वाज अपील। तो अब जरा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना बेटा, मैं अगर सीसी अपील के बाद यहां गया था और इसने रिमांड बैक किया था, फिर अटक गए। मैं सीसी अपील में गया, उसके बाद मुद्दा एक्सपोर्ट वगैरह वाला था, तो मैं अपील में नहीं गया, मैं कहां आया? रिवीजन में। और बेटा इसने रिमांड बैक भेजा, बोलो फटाफट से, इसने रिमांड बैक भेजा, केस इसके पास वापस पेंडिंग हो गया। मना है या अलाउड है? क्या फिर भी मना है? यस। उन्होंने बेटा अगर वर्ड सिर्फ अपील लिखा होता, नहीं आ रहा डिफरेंसेस हो रहा, अगर सिर्फ अपील लिखा होता तो उसका मैसेज क्या होता? अगर रिवीजन में रिमांड बैक हो गया तो उसके बाद सेटलमेंट का रूट क्या खुला होता? यस। दे हैव टेकन एडिक्वेट केयर बेटा। उनका बेसिक मैसेज क्या है कहने का? अगर आपने इसे चैलेंज में ले लिया है, आप सरेंडर के मूड में शुरुआत में थे ही नहीं, अगर आप एक बार इसे चैलेंज के मोड पर ले आए हैं तो उस चैलेंज में अगर ये वापस आए, हम उस वापस आने के बाद आपको सेटलमेंट का रूट अलाउ नहीं करेंगे। चाहे वो अपील के रूट से रिमांड बैक होकर के आया हो, चाहे वो रिवीजन के रूट से रिमांड बैक होकर के आया हो, हमें इससे मतलब नहीं है। अच्छा बेटा, अपील के रूट में और रिवीजन के रूट में एक बात चैप्टर के एंगल से अब आप स्पेशल समझना बेटा, जो भी अपील की अथॉरिटीज होती हैं इन सब के पास रिमांड बैक की पावर है एक्सेप्ट सीसी अपील। शायद आपको ये थोड़ा सा याद होगा, सीसी अपील को स्पेसिफिकली मना है, बट बाकी सबको अलाउड है। मतलब बेटा ये भी आपको रिमांड बैक कर सकता है, ये भी कर सकता है, और ये भी आपको रिमांड बैक कर सकता है। अब जरा इनकी पूरी वर्डिंग मैच करा दीजिएगा पूरा पढ़ के। अपील्स में रिमांड बैक हो सकता है बाय, प्रोवाइडेड दैट की लैंग्वेज को टैली करिएगा।
अपील्स, अपील्स को कनेक्ट करते हुए बोलिएगा अपील्स में कौन कौन रिमांड बैक करेगा। अब उस प्रोवाइडेड दैट का वर्ड बाय वर्ड आपको समझना है बेटा जरा। अपील्स में रिमांड बैक कहां कहां से हो रहा होगा, वर्ड मैच करा करा के बोलो। अपील्स बेटा बोलो ना, यहां समझ आएगा। अपील्स में रिमांड बैक कौन कौन करेगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट। और कोर्ट में कौन कौन आ जाएगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और बेटा एनी अदर अथॉरिटी, इसमें सीसी अपील आ जाएगा। या मतलब ही नहीं है, मतलब क्योंकि सीसी अपील रिमांड बैक कर ही नहीं सकता। फिर ये एनी अदर अथॉरिटी में क्या आएगा? ये अपील के लिए लिखा ही नहीं है। आप बोलो ना समझ आ रहा हो। ये किसके लिए लिखा हुआ है? रिवीजन। इफ रिवीजन इज रेफर्ड बैक बाय, और रिवीजन किसने किया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी अदर अथॉरिटी में क्या वो आ जाएगा? यस। मैं क्लियर हूं? yes. मैं इतने शब्दों को पहले आपको एक बार दोबारा बोल देता हूं। इफ देयर इज एन अपील एंड अपील में सेसेट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे हैव रिमांडेड बैक, पेंडिंग प्रोसीडिंग नहीं है, अब आप सेटलमेंट की ना सोचे, खत्म हो चुकी कहानी आपकी। रिवीजन प्रोसीडिंग में रिमांड बैक आया तो दिस इज अगेन रेफर्ड बैक इन रिवीजन बाय एनी अदर अथॉरिटी। आपका सेटलमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप भूल जाए। मैं यहां तक क्लियर हूं? ये बहुत जबरदस्त पॉइंट आने वाला है बेटा, अगर आप यहां तक क्लियर हैं तो। अगली बात करूं अब इसमें। yes. अब स्पेशल समझिएगा बेटा, बहुत बढ़िया ध्यान देना। एग्जाम्पल अदरवाइज भी प्रिंटेड है, आप जरा टेंशन बढ़ाना अब यहाँ पर। बेटा असेसी के पास शोकोज आया, बहुत ध्यान से सुनना। शोकोज आने के बाद उसने मन बनाया सेटलमेंट का, मैं चैलेंज नहीं करूँगा। ये चला गया सेटलमेंट के पास। बेटा सेटलमेंट के पास इसने मन बना गया, इसी स्टेज पर चला गया, क्या जा सकता है? यस। अच्छा, सेटलमेंट ने केस वापस भेज दिया। पहले बोलो क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा अगर आप समझेंगे। सेटलमेंट वाले ने केस वापस भेज दिया, क्या ये हो सकता है? यस। अच्छा, ये सेटलमेंट केस वापस भेज सकता है बेटा। अभी सेक्शन पढ़ाया आपको 32L। अच्छा, क्यों भेजा होगा? मुंह से बताओ क्यों भेजा होगा? कॉपरेट नहीं कर रहा, उसने कॉपरेट नहीं कर रहे, केस वापस भेज दिया। अच्छा, जब केस वापस आ गया तो बेटा क्या अब इसके पास ये केस पेंडिंग खड़ा हो गया? यस। इसने दोबारा सेटलमेंट के पास आया। मजा आ जाएगा क्वेश्चन का आपको। ये दोबारा सेटलमेंट के पास आ गया होगा, उसने कहा जी गलती हो गई, पिछली बार कॉपरेट नहीं किया था, लेकिन अब पूरा कॉपरेट करूंगा, टेक माई सेटलमेंट एप्लीकेशन। आपके लिए क्वेश्चन, क्या सेटलमेंट के पास अब ये केस जा सकता है? नहीं। क्यों? क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं जा सकता? बेटा ये केस की डेफिनेशन में नहीं आएगा या आएगा? आपके लिए क्वेश्चन, केस वापस आया, क्या प्रोसीडिंग पेंडिंग हो गई? यस। अच्छा, पेंडिंग प्रोसीडिंग प्रोवाइडेड दैट ने लेकिन मना करी थी रिमांड बैक वाली। कौन सा रिमांड बैक? अपील वाला, रिवीजन वाला या सेटलमेंट कमीशन वाला? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, ध्यान से। अमेंडमेंट लोगों को समझ ही नहीं आई क्या चल रही है, आपको शायद कुछ समझ आया हो। बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट है ये, छोटी सी। बेटा पहले कौन से केस बनाते? कौन से केस बनाते जो अपील में रिमांड बैक हुए या रिवीजन में रिमांड बैक हुए? ये ना तो अपील में रिमांड बैक हुआ ना रिवीजन में रिमांड बैक हुआ। अच्छा, अब बेटा जब उन्होंने डिलीट कर दिया तो अब डिलीट करने के बाद लाइन का मैसेज बोलो। डिलीट करने के बाद क्या मैसेज है? अगर केसेस रेफर्ड बैक तो कहीं से भी आया हो, नहीं आ सकता। अच्छा एक बात बताओ, अब केस रेफर्ड बैक किसने किया है? सेटकॉम में। आप मुझे बताना, वो जो आगे लिखा था वर्ड, उसमें कहीं आ जाएगा क्या सेटकॉम? बोलो अगर आ जाएगा तो समझ आ रहा हो क्या? एनी अदर अथॉरिटी में वो आ जाएगा? यस। नाउ यू आर एबल टू अप्रिशिएट द अमेंडमेंट। अच्छा, एक लाइन की अमेंडमेंट है, अगर सिंपल सा याद रखना हो तो। अमेंडमेंट क्या है? सिंपल सी अमेंडमेंट, केस कहीं से भी वापस आया हो, आपका सेटलमेंट नहीं हो सकता। मैं यहां तो क्लियर हूं बेटा?
अच्छा, अमेंडमेंट के एंगल से तो आपकी बात पूरी है, लेकिन मैं जिस वजह से इन्होंने अमेंडमेंट करी है मैं थोड़ा सा और आपको लॉजिक और बोलना चाहता हूँ। तो सुनना, थोड़ी देर के लिए अमेंडमेंट भूल के बात करते हैं। अब बेटा, मैं गया था शुरुआत में सेटलमेंट के पास, बिकॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन, सुनना जरा ध्यान से, बिकॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन उसने 32L में मेरा केस वापस भेज दिया। दिस इज नाउ रिमांड बैक बट नॉट अंडर अपील और रिवीजन। और अमेंडमेंट से पहले तक मैं सेटकॉम के पास जा सकता था। यहाँ तक क्लियर हो ना? अब इसी को आप थोड़ी देर विजुलाइज करना, अमेंडमेंट अभी भूल जाओ। मान लीजिए मैं पुराने प्रोविजन के हिसाब से सेटकॉम के पास चला गया, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट और रिवाइज कराऊंगा एग्जाम के लिए। मैं सेटकॉम को जाकर कहता हूँ, जी मेरा केस जो है अब मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरा अब ये केस ले लो, पुराने में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, लेकिन आपको एक बात को पता है, सेटलमेंट के पास आपका जाना उसको बाउंड कर देता है सेटल करने के लिए, या उसकी मर्जी है? मर्जी है। क्या वो मना कर सकता है? यस। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट का मतलब ये है आज के डेट में जा ही नहीं सकते, पहले क्या था? जा सकते थे, वो मना कर दे अलग बात है। आज की डेट में आप जा ही नहीं सकते, पहले आप जा सकते थे, वो मना कर दे वो एक अलग बात थी। Am I clear? पुरानी स्टोरी कोई और आगे बढ़ाता हूँ। मैं गया सेटकॉम के पास, मैंने बोला जी आप मेरा केस ले लो। सेटकॉम कहता है कॉपरेट तो किया नहीं था, क्यों ले लो? उसने पाँव पकड़ लिया, उसने कहा कसम तुम्हारी अब की बार करूँगा, प्लीज़ मेरा केस ले लो। सुनना ज़रा। अच्छा, अब आपको शायद प्रोसेस में आपको सेटलमेंट का चैप्टर रिवाइज करा जाऊँगा इसमें। अब जब मैं सेटलमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा था प्लीज़ मेरा केस ले लो, अच्छा आपको ये याद होना चाहिए शायद सेटकॉम केस एक्सेप्ट करने से पहले डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगाता है याद आपको? यस। तो उसने डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगाई, उसने क्या कहते हो केस ले ले, डिपार्टमेंट बोला रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, रिमांड बैक है, केस एडमिट ही नहीं हो सकता। असेसी क्या बोलता होगा पहले 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 क्या बोलता होगा? नहीं हो सकता या हो सकता है? बोलेगा भाई रिमांड बैक कौन से बनाए? अपील रिवीजन वाले, ये वाले मना नहीं है। पक्की बात है बेटा। तो डिपार्टमेंट टांग नहीं अड़ा सकता था, सेटकॉम मना कर दे तो बात अलग है। तो एसएससी डिपार्टमेंट को बोला चल साइड हो तू, मुझे सेटकॉम को सेंड ही करने दे। तो सेटकॉम वाले से बात कर रहा है, पुराने प्रोविजन ही चल रहे बेटा कि आप प्लीज कोई बात नहीं, पीछे नॉन कॉपरेशन रहा था पर अब पूरा कॉपरेशन रहेगा, सब कुछ सही सही बताऊंगा, एक बार मेरा केस एडमिट कर लो। अच्छा, आपको वैसे ये एक बात और याद होगी बेटा, सेटलमेंट कमीशन एक बार वैसे केस सेटल कर दे, इसको छोड़ के बात कर रहा हूँ, तो लाइफ टाइम एक ही बार केस सेटल करता है या आप बार बार जा सकते हो? अच्छा, एक सेक्शन और होता था सेटलमेंट कमीशन में, उसका भी आप बढ़िया जरा सुनना, मैंने रिप्रोड्यूस किया, जरा देखना सेक्शन 32O, अगले पेज पर और रिप्रोड्यूस किया है। इसमें अमेंडमेंट नहीं है बेटा, लेकिन स्टोरी पूरी समझने के लिए आपको ये बहुत बढ़िया रोल अदा करेगा, जरा देखना। ये कहता था जी सेटलमेंट कमीशन पर बार है, लीगल बार, स्टैट्यूटरी बार है कि वो आपका केस एक्सेप्ट नहीं करेगा यदि, एक बार जरा बोल के पढ़ते हैं बेटा, वेयर 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 बोल के पढ़ो बेटा, एनी सेटलमेंट ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 32(7) प्रोवाइड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑन द पर्सन who made application under section 32E for settlement on the ground of concealment of particulars। आप ऐसे शायद समझ ना पाए तो मैं आपको पहले बोल दूं, मैं 32O इस एंगल से पढ़ा रहा हूं कि 32O में सेटलमेंट कमीशन बार्ड है। सेटलमेंट कमीशन डिस्क्रिशन से मना कर रहा है या लीगली बार्ड है? लीगली बार्ड है। और आपका प्रोसेस ये रहेगा, ये जो ये स्टोरी हुई थी जिसमें मैं गया था वापस आया और दोबारा गया हूँ, तो मेरा ये दोबारा जाना क्या इस 32O में बार्ड है या नहीं, ये आपको तय करना है पढ़ के, जरा बताइएगा। पहले पॉइंट में बार्ड है, जल्दी जल्दी बोलना, पहले पॉइंट में क्या ये बार्ड है? सारे आवाज है बेटा, नहीं है, क्यों? पहले पॉइंट में कौन सी कहानी बार है? जब सेटलमेंट ऑर्डर आया था, मेरे केस में आया था या आया ही नहीं था? आया नहीं था। मैं फर्स्ट पॉइंट से कहीं हिट नहीं हुआ। दूसरा पढ़ो, दूसरा दूसरा वो मुझे हिट करेगा या वो भी नहीं करेगा? वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें भी बात क्या, ऑर्डर आया था, मेरी स्टोरी में वो नहीं है। तीसरा पढ़ो, मजे आएंगे, तीसरे पर ध्यान देना। तीसरे में आ जाएगा क्या? तीसरे में आ जाएगा क्या? यस। अच्छा, अगर तीसरे में आ जाएगा तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? ठीक है, केस की डेफिनेशन छोड़,
32O में सेटलमेंट कमीशन तेरा केस अब उठा नहीं सकता। मेरी बात समझ आई? यस। लेकिन अब जरा ध्यान देना, तीसरे में अपरेंटली पढ़ने से ये आ रहा है, लेकिन जरा नीचे वाली लाइन देखो, और जागना कुछ बहुत भयंकर आने वाला है। मैं कौन से मैटर पर आया हूं? सेम मैटर पर या एनी अदर मैटर पर? देखो जैसे स्टोरी ऐसे समझो, मैं गया सेटलमेंट के पास, उसने नॉन कॉपरेशन की वजह से वापस भेज दिया। नॉन कॉपरेशन की वजह से मैं वापस आ गया, और लेट्स सपोज मैं रीअप्लाई नहीं कर रहा, ऑफिसर ने नॉर्मल एडजुडिकेट कर दिया, हो सकता है? यस। ये स्टोरी खत्म हो गई। आज से 6 साल बाद फिर से मेरे ऊपर शोकोस आया। विजुलाइज कर पा रहे हो बेटा? और मेरे पास 6 साल बाद फिर से शोकोस आया और मैं सेटलमेंट के पास गया। क्या सेटलमेंट वाला वो जो नया केस था उसको 32O में एंटरटेन करेगा या रिजेक्ट कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, ये बार किसके ऊपर है बेटा? ये बार किसके ऊपर है? सेटकॉम। कौन सा केस? पहले वाला या जो बाद में आएगा? बाद में आएगा। मेरी स्टोरी क्या थी अगर आपको समझ आई हो? मेरी स्टोरी में क्या मैं सेम केस में आया था? यस। और अब समझ लीजिएगा नेट क्रक्स क्या हो गया। पुराने प्रोविजंस में असेसी सिंपल कहता था ना तो ये केस की डेफिनेशन से दिक्कत में आ रहा है कुछ समझ, और ना ही 32O में मेरे ऊपर कोई दिक्कत आने वाली है। अंडर द अर्लियर प्रोविजन ना तो केस की डेफिनेशन मुझे कहीं दिक्कत देगी और ना ही 32O मुझे कहीं दिक्कत देगा। और अब लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। उन्होंने बोला जी केस एक बार लौट के वापस आया, चाहे कहीं से भी किसी भी वजह से वापस आया हो, वो जो होगा सेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एम आई क्लियर? सेटलमेंट चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया इसमें आपका। बिल्कुल क्लियर है लैंग्वेज? एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, अगर अमेंडमेंट क्लियर है तो आंसर बहुत बढ़िया देना बेटा। कोशिश करते हैं। जो भी लिंकिंग थी सब हो गई है, अब आंसर ठीक आ गया मतलब सही में अमेंडमेंट समझ आ गई। कोशिश करते हैं। ऑफिसर ने स्टार्ट करी सिविल प्रोसीडिंग्स, हमें भेजा शोकॉस नोटिस। ऑफिसर ने नोटिस में लिख करके दिया मन बना ले, सरेंडर करना है तो 30 दिन है, जा सेटलमेंट बता दियो जाए, नहीं तो फिर हम अपना नॉर्मल एडजुडिकेशन के लिए लेंगे। असेसी बेटा सेटकॉम के पास नहीं गया। उसने जो शोकॉस नोटिस था, कुछ बहुत स्पेशल बोलने वाला हूँ ध्यान देना, जो शोकॉस नोटिस था उसने उस शोकॉस नोटिस को ही चैलेंज कर दिया। अब आपको पहले सोचना है कहाँ? शोकॉस नोटिस को ही चैलेंज कर दिया। कहाँ? रिट में, क्योंकि बेटा अपील में ऑर्डर चैलेंज होते हैं। वंडरफुल। उसने शोकॉस नोटिस को चैलेंज कर दिया रिट में, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने रिमांड बैक कर दिया। ये रिमांड बैक कहाँ हुआ? अंडर अपील? मजा है। अंडर अपील? नो। अंडर रिवीजन? नो। अंडर रिट। हाई कोर्ट ने रिट में नहीं हो सकता बेटा। हाई कोर्ट ने रिट में रिमांड बैक कर दिया। क्या केस ऑफिसर के पास आकर के पेंडिंग खड़ा हो गया? यस। मैंने बोला मैं जा रहा हूं सेटकॉम के पास। पहले क्या जा सकते थे? यस, क्योंकि कौन सा मना था? सिर्फ अपील और रिवीजन वाला। आज की डेट में पॉसिबल नहीं। आई होप अमेंडमेंट पार्ट क्लियर है बिल्कुल। तो अमेंडमेंट बेटा ठीक है, कहानी बहुत फैल गई, हमने बहुत सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए। अमेंडमेंट सिंपल एक ही लाइन की है। सिंपल क्या? अगर केस वापस आ गया तो उसके बाद आप सेटकॉम में नहीं जा सकते। ओवर। पॉइंट क्लियर है क्या? और ये जो बेटा मैंने आपको एक्साइज फोकस समझाया है, ऐसे ही कस्टम में केस की डेफिनेशन थी सेम, वहाँ भी उन्होंने सेम चेंज कर दिए हैं। तो वो आपको अलग अलग चैप्टर के हिसाब से याद नहीं रखना। बेसिक पॉइंट आपको आ गया, वो सब जगह जो है सिमिलर तरीके से अमेंड हो गया। आगे आए बेटा पेज नंबर 44। अब सेटलमेंट कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ अमेंडमेंट करी है। स्टूडेंट लेवल पर नॉट इम्पोर्टेंट और बड़ी सिंपल सी है, इसे आप खुद पढ़ के कर लीजिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कमीशन में कौन मेंबर होते हैं, क्या होता है, वो स्टूडेंट लेवल पर नॉट एक्सपेक्टेड। और जो है वो अदरवाइज भी सिंपल है, प्रॉपर रीजनिंग के साथ लिखी है, ये आप खुद कर लेंगे। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट आपसे अपने एंड पर हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है।